सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 कृतिका से हम दूसरी पार्ट की जो है जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक को अध्ययन करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक एक व्यंग लेख है। इसके लेखक कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर ने देश की आज़ादी के बाद उस समय ये व्यंग लेख लिखा है जब हमारे देश की शासन और सरकार और प्रशासन, इस पर उन्होंने व्यंग किया है। तो हमारे देश की शासन और प्रशासन पर इस प्रकार व्यंग करते हुए उन्होंने जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का दौरा भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, नेपाल आदि के लिए हुआ, तो उस समय हमारे देश के शासन में और प्रशासन में हड़कंप मच गया और वे रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए जो है बड़े चिंतित हुए। तो उस पर उन्होंने व्यंग कथा लिखी है। ये कहते हैं, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने को मिली। शाही महल में रहने वाले पलने वाले कुत्ते तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अर्थात इस व्यंग लेख में अगर हम विचार करते हैं कि जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया कभी हुआ करती थी और इंग्लैंड ब्रिटेन से संचालित अंग्रेज़ों का शासन भारत में हुआ करता था, हमारा देश उनका गुलाम था। आज जब हम स्वतंत्र हो गए और उसके बाद भी हमारे देश के राजनेताओं की, शासनकर्ताओं की और जो प्रशासन में अधिकारी थी उनकी मानसिकता उन्हीं की गुलामी की दर्शाई गई है इस व्यंग लेख में। ये रानी एलिजाबेथ के आगमन से जो इस प्रकार का हड़कंप मचा है कि इंग्लैंड की तरक्की, इंग्लैंड के अखबारों की स्थिति हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में और वहाँ छप रही है। यानी कि रानी एलिजाबेथ के अंगरक्षकों, उसके नौकरों, उनके कुत्ते बिल्लियों, इन सब की रूपरेखा विस्तृत रूप से अखबारों में दिखाई दी गई। जबकि हिंदुस्तान, जब आज़ाद हिंदुस्तान और यहाँ के बारे में यहाँ की शासन और प्रशासन के लोग कुछ नहीं सोचते हैं, इसलिए इस व्यंग लेख को लेखक ने इस तरह से प्रस्तुत किया है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि लेखक कहना क्या चाहता है कि रानी एलिजाबेथ का दौरा है कि उनके आने पर उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए भारत के राजनेता और प्रशासन के अधिकारी चिंतित हैं, परेशान हैं, एक हड़कंप सा मचा हुआ है। तो इसलिए कि उनकी नाक कहीं कट ना जाए। अर्थात जो शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक, क्योंकि जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का शासक हुआ करता था कभी जब भारत परतंत्र था, और उस समय परतंत्रता के समय जॉर्ज पंचम जब भारत आया था तो उस समय उसका भव्य स्वागत किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो राष्ट्रगान है इस समय, जनगण मन अधिनायक, ये गान गाकर के स्वागत किया था उनका। और उसी जॉर्ज पंचम की स्टैचू अर्थात मूर्ति जो है दिल्ली में लगी थी, और दिल्ली में जो उसकी मूर्ति लगी थी तो उसकी मूर्ति का सम्मान बना रहे, उसकी नाक बनी रहे, चाहे हिंदुस्तान के शासकों की, राजनेताओं की, प्रशासन के अधिकारियों की नाक रहे या ना रहे, ऐसी धारणा थी हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं की उस समय की, जबकि हम आज़ाद हो गए थे। तो आगे व्यंग कथा में देखिए, इसमें व्यंग में आगे कहते हैं
देखते देखते नई दिल्ली में काया पलट होने लगा और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस प्रकार थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी थी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। अर्थात हमने ये व्यंग पढ़ा अभी, और इसमें दिया है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है लाल किले के सामने लगी हुई थी, और जिसकी देशभक्तों ने ये विचार किया कि इस जॉर्ज पंचम ने हमारे देश को गुलाम किया था और इसलिए इसकी लाट यहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कुछ देशभक्तों ने इस तरह से उसकी नाक को तोड़ दिया था, जबकि सरकारी पहरा लगा था, सब कुछ था, किसी को पता नहीं चला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी सरकार और हमारे अधिकारी, हमारे प्रशासन के लोग विदेशी गुलामी की मानसिकता बनाए रखे हुए थे अभी भी। लेकिन हमारे कुछ देशभक्त ये चाहते थे कि ऐसा नहीं हो। जब रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन होने वाला था, तो यहाँ की सरकार और यहाँ के राजनेता और यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों ने विचार किया, अगर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं मिली तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, और इसके लिए उन्होंने उस पर जो है विचार विमर्श किया। वही विचार विमर्श यहाँ पर बताया गया है इस पैराग्राफ में। और आगे कहते हैं कि दिल्ली की सड़कें साफ़ की गईं, आपने अभी सुना, और जो है इमारतें सजाई गईं, जो पहले कभी उन पर ध्यान नहीं दिया गया। देश आज़ादी के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, कि देश के विकास के बारे में विचार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एक विदेशी जिसने हमें कभी गुलाम कर रखा था, उस देश की शासिका यदि हमारे देश में आती है तो उसके लिए इतना कुछ किया जा रहा है। हमारे देश के लोगों की, अर्थात प्रशासन और शासन के लोगों की ऐसी मानसिकता यहाँ दर्शाई गई है। आगे क्या कहते हैं, वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो हमारी भी नाक कट जाएगी। अर्थात जॉर्ज पंचम की जो लाट है, मूर्ति बनी हुई है, उसमें नाक जरूर होनी चाहिए। और ऐसा विचार करके जो है योजना बनाई गई। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी।
पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने यानी सरकारी नेताओं ने, सरकार के लोगों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नज़र दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर गईं। अर्थात उसका जो रिकॉर्ड था लाट का कि वो पत्थर कहाँ से लगाया गया था, वह किस पत्थर की लाट बनी थी, वो सब कुछ फाइलों में जो रखा था वो फाइलें ही सब गायब हो गई, समाप्त हो गया, रिकॉर्ड ही गायब हो गया सब। ऐसी लापरवाही युक्त हमारे प्रशासन की और शासन की उस समय की व्यवस्था थी। उस समय की क्या आज भी कुछ ऐसा ही है। तो इस प्रकार से विचार विमर्श किया गया, बहुत सारी बैठकें हुई कि इसकी नाक लगाने के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान के पहाड़ों को छाना गया, उनके पत्थरों का मेल जोल किया गया, मिलाया गया, लेकिन कहीं पर भी उसके पत्थर जो है मैच नहीं कर पाया। जो मूर्तिकार था वह भी परेशान था। अंत में उसकी आंखों में चमक आई और उसने विचार किया कि मैं उन जगहों पर जाकर देखता हूँ जहाँ पर भारतीय महापुरुषों की और क्रांतिकारियों की जो मूर्तियाँ लगी हैं, जिन पत्थरों की, उनकी नाक को काट करके, उखाड़ करके या तोड़ करके जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। ऐसा प्रस्ताव जब सरकार में और प्रशासन में आया तो बड़े खुश हुए, बोले ठीक है। अर्थात देखने की बात ये है कि हमारे नेता, हमारे प्रशासन के अधिकारी कितने चापलूसी में गिर गए कि अपने महापुरुषों की, अपने क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, उनकी नाक को हटाने के लिए तैयार थे, जॉर्ज पंचम की नाक बचाने के लिए। ऐसी यहाँ पर स्थिति दिखाई गई है इस पाठ में। अब आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं इसे। कहते हैं आगे कि और मूर्ति फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार जो है देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। फिर वह गुजरात की ओर गया और वहाँ जा कर के उसने वहाँ के महापुरुषों की नाकों को देखा। तो गुजरात की ओर गया और वहाँ गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोग की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ वह उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों को पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों के सामना भी हुआ उसका। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने बड़ी मुश्किल से बयां किया कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकलीं। अर्थात मूर्तिकार कहना चाहता है कि जो जॉर्ज पंचम था, भले ही हमारे देश को गुलाम करके और यहाँ का शासक जो ब्रिटिश शासक था ये, लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं उनकी नाक, उनकी महानता इतनी बड़ी है, उनके कार्य इतने बड़े हैं कि ये जॉर्ज पंचम उनके सामने नगण्य है, बहुत तुच्छ है। इसलिए इसकी नाक पर उनकी नाक फिट नहीं हो सकती। अर्थात हमारे जो हैं क्रांतिकारी और नेता जो हैं वो महान हैं, इससे ज़्यादा महान हैं, ऐसा इसका मतलब निकलता है। आगे क्या सुनिए। सुनकर सब हताश हो गए, जो प्रशासन के लोग हमारे देश के थे, हमारी सरकार के लोग थे,
और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बजाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार की सेक्रेटेरिएट के सामने अर्थात बिहार के सचिवालय के सामने सन 1942 में जो शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक भी फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थीं। जाज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस प्रकार से देखा जाए कि हमारी सरकार और हमारे अधिकारी प्रशासन की कितने चापलूस, चाटुकार और विदेशी लोगों के लिए कितने जो हैं पलक बिछाए बैठे हैं, जबकि कोई इस प्रकार का ज़्यादा कोई महत्व नहीं था। अतिथि का सम्मान होता है, लेकिन किस प्रकार का? क्या हम गुलामी का सम्मान करेंगे? अर्थात गुलामी के चिन्हों को हम उनके सामने प्रस्तुत कर देंगे कि तुमने हमें गुलाम किया था, तुमने हमें जूतों से मारा था और तुमने हमारे देश को गुलाम करके इस तरह से तुमने हमारे ऊपर शासन किया था। तुम्हारे उस राजा की ये लाट है, उसकी नाक उड़ गई है, इसकी नाक हमने लगवा दी है, इस तुम्हारे सम्मान में लगवाई है। क्या ऐसी बातें करेंगे? तो ये सब बातें जो हैं ये चाटुकारिता की और जो हैं अपने आत्मबल को कमज़ोर करने की हैं, ऐसा व्यंग्य यहाँ दिया गया है। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुँची, बड़ी खलबली मची। अगर जाज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, ये तो अपनी नाक कट जाने वाली बात हुई। व्यंग है ये। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की और नई योजना पेश करते हुए फिर से उसने विषय रखा, चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने उस सब की तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अर्थात अब इस व्यंग्य में जो अगला पैरा पड़ा है हमने, इसमें देखिए कि जो सरकार के बड़े प्रतिनिधि थे, जो नेतृत्व करता थे देश के, वो उनकी मीटिंग हुई एक बंद कमरे में। मूर्तिकार को वहाँ बैठाया गया तो क्या विचार विमर्श किया गया? उन नेतृत्वकर्ताओं ने, सरकार के जो प्रतिनिधियों ने क्या विचार किया कि जार्ज पंचम की नाक का बहुत बड़ा महत्व है। जार्ज पंचम की यदि नाक कटी हुई रह गई तो समझो हमारी नाक कट गई, और इसके लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। और इसके लिए जो 40 करोड़ हिंदुस्तान की जनता है, तो उसमें सहमति निकल कर आई, विचार विमर्श में आया कि उस समय हमारे देश की आबादी जो है 40 करोड़ थी, और आज हमारे देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 30 करोड़, और उस समय हमारे देश की आबादी कुल 40 करोड़ थी। तो विचार ये किया गया कि 40 करोड़ जो लोग जिंदा हैं, इस देश की जनता है, इनमें से किसी न किसी की नाक तो फिट ज़रूर आ जाएगी। तो अर्थात किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जाज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। ऐसा विचार विमर्श हो गया और इस विचार विमर्श के साथ मूर्तिकार को आदेश मिल गया। तो इस तरह से मूर्तिकार ने अपना विचार किया कि हम इस प्रकार से जिंदा नाक लगाएंगे। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जो जाज पंचम की लाट की नाक लग रही है, अखबारों में छप गया कि जो राजपथ है इंडिया गेट के पास, उस पे जो जाज पंचम की जो लाट है उसकी नाक लग रही है, कि मसला हल हो गया। अर्थात जो नाक लगाने का विषय था वो पूरी तरह से ठीक तय हो गया है। अब आगे क्या होता है
और वह दिन आया, जाज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपीं कि जाज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक की जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। क्या गौर करने की थी? उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभाएं नहीं हुई थीं, कहीं भी किसी का अभिनंदन स्वागत नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। तो देखने को मिलता है कि उस दिन अखबारों में केवल नाक की चर्चा थी और किसी प्रकार का स्वागत समारोह नहीं हुआ। और इस प्रकार का व्यंग लेख ये कमलेश्वर द्वारा लिखित हमने ये पढ़ा है, जार्ज पंचम की नाक। तो जार्ज पंचम की नाक ये व्यंग लेख है। इसमें भारत सरकार और भारत का प्रशासन, इसमें अंग्रेज़ों की चाटुकारिता दर्शाता है, गुलामी की मानसिकता दर्शाता है, अभी भी वे मानसिक रूप से गुलाम हैं, ऐसा ये लेख